अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सामीन इकराम, अतिब्बा इकराम, तुलबा व तालिबात, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे आप लोगों के पैगामात मौसूल होते हैं कि आप लोग सबक को अच्छे से याद कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वीडियो डाउनलोड करके बाद में इसको सुनते हैं और हमारे लिए इल्म के ख़जाने बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत सी नई बातें सीखने को मिल रही हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता करें। आप लोगों की यही लगन मुझे भी मुसलसल काम में मसरूफ़ रहने पर मजबूर करती है कि इस सिलसिले को ख़त्म नहीं करना बल्कि पाए तकमील तक पहुंचाना है। आज हमारे पास पिछली वीडियो के लिए कोई सवाल मौजूद नहीं है, माँ सिवाय इस बात के कि एक भाई दरख्वास्त ये कर रहे थे कि आप जो है वो रोज़ाना की जो आप नब्ज़ें पढ़ाएं वो हमें कानून मुफ़रिद रज़ा की नब्ज़ें भी बताएं कि कौन सी नब्ज़ किस में मिलती है, ताकि हमारे लिए जानने और याद करने में आसानी हो। ठीक है मेरे भाई, हमने नब्ज़े सबसे पहले नब्ज़े अज़ीम को पढ़ा जिसमें अर्ज़ शर्फ और तवालत तीनों पूरी होती है। ये बहादुर लोगों की तरतीब है, मैंने बताया है। अब देखिए ना, तवालत पूरी है हमारे पास 3 नंबर मिजाज में या 4 नंबर में। अर्ज़ के एतबार से 4 नंबर मोतदिल होती है, जबकि 3 नंबर ज़य्यक होती है। उसके बाद जो बुलंदी का मामला है वो 3 नंबर बुलंद है और हमारे पास 4 नंबर मुनखफ़िस है। तो कोशिश की कि ये नब्ज़ फिर कहाँ मिल रही है। गौर व गौश करें तो पता चलता है कि 3 नंबर अगर मर्द का मिजाज है और 4 नंबर औरत का मिजाज है तो दोनों में ही नब्ज़े अज़ीम का अंदेशा होता है। तो 4 नंबर और 3 नंबर में हमें नब्ज़े अज़ीम मिलती है, जबकि नब्ज़े सग़ीर छोटी नब्ज़ जो हर लिहाज से ही नीचे है वो 3 का और 4 का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, जिसे 5 और 6 कहते हैं। ठीक है, हर लिहाज से ही वो कम है। नब्ज़े गलीज़ की बात करें तो नब्ज़े गलीज़ हमें चौड़ाई में भी और अर्ज़ में भी मिलती है। चौड़ी भी है, बुलंद भी है, मगर तूल नहीं है पूरा। नब्ज़े गलीज़ जो है हमें दबाने पर दब जाती है, मिलती नहीं दोबारा। ये नब्ज़ हमें रतूबत की ज़्यादती की तरफ दलील देती है। 5 और 6 में ये मिल जाए, क्योंकि एक तो बुलंद होती है, एक में भी मिल जाएगी आपको नब्ज़े गलीज़। उसके बाद हमारे पास नब्ज़े ग़ज़ाली थी। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें कार्बनिक दखान किस्म के गैसेस मौजूद हैं। दिल को सर्दी और तरी की ज़रूरत है, ठंड की ज़रूरत है, रतूबत की ज़रूरत है। ये नब्ज़ आपको 4 में, 3 में, 2 में मिल सकती है, क्योंकि 2 की ज़्यादती होती है, री बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, सोदावियत इतनी बढ़ जाती है, नमी तो होती है मगर वो जमी हुई सर्दी उसमें होती है। इसमें भी बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है अल्कोहल की तरी। ठीक है, और 2 में ज़्यादातर ना मिलेगी तो 3 और 4 में भी आपको कन्फर्म नब्ज़े ग़ज़ाली मिलती है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, नब्ज़े ग़ज़ाली मुझे 3-4 में मिलती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नब्ज़े मूजी था जो मैंने कल पढ़ाया था। नब्ज़े मूजी के अंदाज से पहले ये याद रखिएगा कि नब्ज़े मूजी सर्द वरम का पहला दर्जा है। हमारे पास वरम के और सोजिश के कुल 3-3 दर्जे होते हैं। क्योंकि मैंने इस टॉपिक को यहाँ इसलिए छोड़ा था कि आगे कैंसर के बयान में आपको बताऊंगी तो वहाँ ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। बस यहाँ जितना बताना मकसूद है वो ये कि मोजी हमारे जिस्म में सर्द वरम की इब्तिदा होती है। सर्द वरम की इब्तिदा के दर्जे में जब नब्ज़े मोजी आती है वो अरीज़ और कहीं ज़य्यक, कहीं बुलंद, कहीं पस्त, कहीं तवालत पूरी, कहीं छोटी, और आपको इन सारे पोरों पर, जितने भी पोरों पर ये नब्ज़ मिलती है आपको महसूस होती है। हमारे पास क्योंकि सर्द वरम में कानून मुफ़रिद रज़ा की 3 तारीखें आती हैं, 1 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर। तो नब्ज़े मोजी आपको इन वर्मों में मिल सकती है। कुछ लोग कहते हैं नब्ज़े मोजी आपको 5 में भी मिल सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। नब्ज़े मोजी आपको 5 में गर्मी, हाँ 5 अगर सफ़र करके 6 में जा रहा है तो आप कह सकते हैं। बहरहाल नब्ज़े मोजी अपने बुलंदी
اور اپنی پستی، اپنی چوڑائی اور اپنی تنگی اور اپنی طوالت اور اپنے قصر میں ہر جگہ مختلف ہے، جیسے کہ ایک لہریں بل کھا رہی ہیں۔ تو کسی کھڑے تالاب میں پتھر پھینکیں اور محسوس کریں کہ وہ لہریں ارد گرد جا رہی ہیں، یہ اس طرح تصور نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنے جسم کو ایک دریا اور نہر کی طرح سمجھیں کہ جب خون جس سمت سے نکلتا ہے وسط اور پورے جسم میں صلاحیت کرتا ہے، پھر اسی راستے سے واپس نہیں آ پاتا، وہ کہیں اور راستے سے پھر واپس خون دل کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم بھی نبضوں میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مثال ہے کہ وہ 3 پوروں پر مل رہی ہے، 2 پوروں پر مل رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے یہاں بھاری تھی، یہاں پتلی ہو گئی، یہاں باریک ہو گئی، یہاں چوڑی ہو گئی، بلندی میں، اور کبھی اس کی ٹھوکر لگ نہیں رہی ہوگا، انہی سب کے اندر آپ کو محسوس ہوگا۔ 6 نمبر اگر دبا کر دیکھیں گے تب یہ اثر آ رہا ہے، 1 نمبر میں آ رہا ہے، 2 میں آ رہا ہے، آپ کو یہ سب محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ سرد ورم کا دوسرا درجہ ہے، جسے نبض دودی کہتے ہیں۔ دودی ایک کیڑا ہے جس کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں۔ دودی کیڑا جس کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں، اسے اردو میں تو کان میں جانے والا کیڑا کہتے ہیں اور ہندی میں اسے کن سلائی کہتے ہیں۔ ایسے بل کھا رہا ہوتا ہے اور 1000 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے رینگ رہا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا۔ نبض موجی کی طرح نبض دودی بلند تو ہوتی ہے، مگر اس کی بلندی میں ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض اور ممتلی نہیں ہوتی، عریض اور ممتلی نہیں ہوتی، مطلب یہ چوڑی نہیں ہوتی، یہ پانی یا رطوبت سے بھری ہوئی نہیں محسوس ہوتی، حتیٰ کہ اس میں اس کی جو موجیں ہیں ان میں بھی ضعف ہوتا ہے۔ یہ نبض تواتر بھی ہوتی ہے اور صغیر بھی ہوتی ہے اور کم چوڑی بھی ہوتی ہے۔ نبض موجی کے مقابلے میں چوڑی نہیں ہوتی، نبض موجی کے مقابلے میں بھری ہوئی نہیں ہوتی، نبض موجی کے مقابلے میں بس تھوڑی تھوڑی ایسے بلند محسوس ضرور ہو رہی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جب نبض موجی آپ کو ملے گی تو آپ کے اندر قوتیں ابھی موجود ہیں، مگر جب نبض دودی آپ کو ملتی ہے تو قوتوں کا سقوط مکمل ختم نہیں ہوا، مگر کمزوری آ چکی ہے۔ جب نبض تواتر بھی ہے اور ضعف میں بھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نبض دودی جیسے نبض سری ہو گئی ہے۔ اپنے ضعف کی وجہ سے نبض دودی بعض اوقات نباض کے پوروں پر یہ احساس کراتی ہے کہ یہ چمٹی ہوئی ہے اور تیز تیز چل رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب نبض سری ہوتی ہے تو قوت قلب زیادہ ہوتی ہے، جسم میں اتنی کاربانک اور قوت دل اتنی قوت سے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ مریض کی نبض سری ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے 3 اور 4 میں نبض سری دیکھی ہے۔ لیکن نبض دودی صورت کا اندیشہ کراتی ہے، مگر ضعف ہوتا ہے، کیونکہ جتنا زمانہ سکون کم ہوگا نبض اتنی تیزی سے چلے گی۔ اس کی تیزی میں یہ نہ بھولیے گا کہ یہ نبض عریض نہیں ہوتی، سری نبضوں میں کہیں نہ کہیں عرض پڑا ہوتا ہے، لیکن نبض دودی میں عرض نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سری نبضوں میں ضعف اتنا نہیں ہوتا، وہ تو کانٹے کی طرح چبھ رہی ہوتی ہے ایک قسم کی، لیکن نبض دودی میں جو صورت ہوتی ہے وہ ضعف کی وجہ سے نبض تیزی سے چل رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کیڑا ہے اور وہ کئی ہزار ٹانگوں سے چل رہا ہے۔ تو یہ سرد ورم کا دوسرا درجہ ہے۔ یہاں یہ غلطی کرتا ہے طبیب کہ نبض کو سری سمجھ کر اس کی ضعف نہیں دیکھتا کہ یار یہ تو طاقتور نہیں ہے، نبض ٹھوکر نہیں تیز لگا رہی مجھے میرے پوروں پر، دبا رہا ہوں تو دب جاتی ہے، میری انگلیوں کا وزن کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے۔ ہم یہ تصور کریں کہ یہ سری ہے اور اس کو ٹھنڈی دوائی دے دیں، مریض موت کے منہ میں چلا جائے گا، آگے اس کی قوتیں فنا ہو چکی ہیں۔ نبض نملی، نبض نملی جسے نمل یعنی چونٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ چونٹی کی مانند ہوتی ہے۔ نبض دودی تو کیڑا چلو تھوڑے بہت پاؤں تو اپنے ہلا رہا ہے، محسوس تو ہو رہی ہے، یہ تو اتنی تواتر اور اتنی ضعف میں آ جاتی ہے۔ تواتر اگر آپ نے مفید نبضیں پڑھی تھی تو یاد ہوگا کہ وہ نبض جس کا ضعف اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کا سکون کا زمانہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یہ نبض ضعیف بھی ہوگی اور چمٹی ہوئی بھی محسوس ہوگی، اور اس وقت میں قوتیں مکمل طور پہ فنا ہو گئی ہیں، مریض موت کے دہانے کھڑا ہے، مریض مر جائے گا۔ اعصابی ورم کا، سرد ورم کا یہ آخری درجہ ہے۔ نبض نملی اور نبض دودی میں حقیقت میں چوڑائی کا کوئی فرق نہیں ہے، بس اس میں ہلکی سی وہ جو دودی میں ضرب لگ رہی تھی، ہلکی ہلکی موجیں تھی، اب نملی میں وہ موجیں بھی ختم ہو گئی اور بس ایسے کیڑی کی طرح چلتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔
इन दोनों की एक सबब है। देखिए ज़ौफ़ इस कदर बढ़ चुका है कि इन बसात के लिए जो कुछ भी खून कवाम नब्ज़ के अंदर जाना है वो इतना कमज़ोर हो गया है, ज़ौफ़ इतना आ गया है कि वो ताकत उसकी पूरी तौर पर उस नस को खोल के उसमें खून नहीं गुजार पा रही, बल्कि वो जैसे कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा करके खून उस रग में डालती है और आपको ऐसे महसूस होता है जैसे छोटी छोटी कीड़ी की चाल में हमारी मरीज़ की नब्ज़ चल रही है। ये इन दोनों का मेन फ़र्क है क्योंकि ज़ौफ़ आ चुका होता है। सर्द वरम के 3 दर्जे, नंबर 1 मौजी, नंबर 2 दूधी, नंबर 3 नमली। दूधी और मौजी में हमारे कानून मुफीद अज़ा में ये बताया जाता है कि यहाँ इलाज कर देना होता है, मरीज़ सेहत की तरफ आ जाता है, लेकिन नमली में बड़ा एहतियात ज़रूरी है, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अगर मरीज़ इस हालत में आपके पास आए, मैं खुद एक तबीबा हूँ, प्रैक्टिस में हूँ और मेरी ये कोशिश होती है आप सबकी तरह कि मेरे पास जो भी मरीज़ आए अल्लाह ताला उसको सेहत याब कर दे और मैं किसी भी मरीज़ को अपने हाथ से खाली ना जाने दूँ। ये ना कहूँ कि भाई आपका इलाज मैं नहीं कर सकती, मुझे माजरत चाहिए। कोशिश करता है तभी उसका दिल होता है कि अल्लाह पाक मेरे हाथ से सबको शिफा याबी हो जाए और अल्लाह ताला मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने हर मरीज़ को ठीक कर सकूँ, हर मरीज़ को तदबीर दे के अच्छी दवा दे सकूँ। लेकिन यहाँ कानून मुफरीद अज़ा में इन लफ्ज़ों को पढ़ाने का मकसद ये है कि तबीब ज़रा समझदार हो जाए, होशियार हो जाए, तभी आपकी एक कुड़ी आपकी बदनामी का सबब न बन जाए। यहाँ पर ये बात याद रखनी है आपने कि सर्द वरम का पहला दर्जा जिसे मौजी कहते हैं, मौजी दर्जे के अंदर हमें कानून मुफरीद अज़ा की मुसहल दवाई देनी है। जो मुसहल हैं 6 के 6 तहरीकों में हमारे पास मौजूद हैं, ये कोई कब्ज़ कुशा दवाई नहीं है कि अक्सर लोगों ने ज़हन बनाया, मरीज़ से पूछते हैं भाई आपको कब्ज़ भी है, वो कहते हैं जी है, तो उसको उठा के मुसहल दे दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं है। मुसहल सर्द वरम के पहले दर्जे को तोड़ने की दवाई है और सर्द वरम का दूसरा दर्जा जिसे हम दूधी कह रहे हैं, इसमें कुव्वतें मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई होती मगर उनमें कमी ज़रूर, ज़ौफ़ ज़रूर आ चुका होता है। इस दर्जे पे हमें अक्सीर दवा देनी होती है क्योंकि अक्सीर जब इसको देंगे तो इसकी कुव्वतें बहाल हो जाएंगी और मरीज़ सेहत की तरफ आ जाएगा। अपने अंदर का उसका जो हकीम है उसको आप बेदार करके इतना ताकतवर कर देंगे कि वो जो नस में खून की सप्लाई थोड़ी थोड़ी दे रहा है वो इतना ताकतवर होगा कि एकदम से पूरे को खोल के उसमें पूरा खून गुजार पाएगा। उसके बाद नब्ज़ की वरम का तीसरा दर्जा जिसे हम नमली कह रहे हैं, सर्द वरम का तीसरा दर्जा जिसे हम नमली पढ़ रहे हैं, चूंटी की चाल वाला, इस मौके पर हमें तरियाक दर्जे की दवा देने की ज़रूरत होती है। मैंने देखा है कानून मुफीद अज़ा के नाम लेवा तबीब क्या करते हैं, मरीज़ का दर्जा जानने की कोशिश ही नहीं करते, बस उसे पूछते हैं भाई साहब कोई दर्द है, आपको उसको तरियाक दे देते हैं। देखते हैं मरीज़ को कुव्वत बा की भी कमज़ोरी है तो उसको अपने उसकी तरीकी अक्सीर उठा के दे देते हैं। भाईजान ऐसा नहीं होता क्योंकि दवाएं अक्सीर बजाते खुद एक जहरीली दवा है। ये अगर आप ताकत के मौके पर नहीं देंगे तो इससे मर्ज ताकत ले जाएगा, बीमारी ताकत ले जाएगी, मरीज़ आपका चिड़ा हो जाएगा, उससे आपको इलाज से उसको आराम नहीं आएगा, वो फिर आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो फिर सोशल मीडिया पे बैठकर आपके नाम के उल्टे कसीदे पड़ेगा। तो आपने ये याद रखना है कि सर्द वरम का पहला दर्जा मुसहल के लिए है, सर्द वरम के दूसरे दर्जे में अक्सीर देने का हुक्म है और सर्द दर्जे के वरम के तीसरे दर्जे में नमली के हिस्से में हमें तरियाक देने का हुक्म है। और तरियाक भी ऐसा नहीं कि एक सुबह खुराक, एक दोपहर खुराक और एक शाम को, बल्कि मरीज़ की कुव्वतें फना हो रही हैं, वो मौत के दहाने खड़ा है, तरियाक देनी है और थोड़ी थोड़ी देर बाद देनी है, बढ़ाते जाए वक्फा। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास 5 नंबर में एक पेशेंट आया और वरम के आखिरी दर्जे पे खड़ा था, प्रोटीन खारिज हो रही थी और उस बच्चे के साथ बड़ा बुरा हाल था, वालिदैन उसके परेशान थे, शायद इकलौता बच्चा था। जब मैंने उस बच्चे की तबीयत देखी, उसका वरम का आखिरी दर्जा देखा, मैंने उसके माँ बाप के पाँव नीचे से ज़मीन नहीं निकाली कि बच्चा मरने वाला है, बल्कि मैंने 2 नंबर का जो तरियाक था वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको देना शुरू किया। मेरे अल्लाह ने करम कर दिया, बच्चा मेरे पास है, 2-2.5 घंटे मैंने उसको अपने पास रखा और हर 10 मिनट के बाद 2-5 मिनट के बाद छोटी छोटी, बच्चा छोटा था, छोटी छोटी उसको खुराक देना शुरू की और बच्चे की नब्ज़ बहाल हुई। तो आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपकी काबिलियत का लोहा मनवाया जा सके और आपको पता हो कि ये नब्ज़ें इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप दवा की तजवीज़ में आसानी महसूस करें। अगर आपने बगैर मकसद के किसी को तरियाक दे दिया तो आपने अपने हाथ से उस मरीज़ के जिस्म में वो जहर उतार दिया।
अगर आपने बगैर वजह के मरीज को अक्सीर दे दिया तो आपने बगैर किसी वजह जाने आपने मरीज की बीमारी को कवी कर दिया। अगर आपने मरीज की कुव्वत को जाने बगैर उसको मुसल दे दिया तो उसको आपने मजीद ज़ौफ की तरफ डाल दिया। मरीज आता है इस कदर बीमार, इस कदर उसकी कुव्वतें टूटी हुई, और पता चलता है जी आप उसको मुसल दे रहे हैं, वो तो 2 मुसल खाएगा और बिस्तर पे लग जाएगा और आपको गालियाँ देगा कि मैंने चंगा हकीम से दवाई ली थी। ये मुसल और तरियाक और अक्सिरात जो साबिर साहब ने दी हैं वो ऐसे ही हर मर्ज का इलाज नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि वरम के 3 दर्जे हैं। वरम जो कि इन्फ्लामेशन, सोजिश के बाद होता है, जिसे इरिटेशन कहते हैं। जब वरम का दर्जा होता है, इरिटेशन के अंदर बॉडी होती है, तो उसमें फिर फुजलात और मवाद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस्म में फिर जहरीलापन भी आ जाता है, और फिर उसमें कैंसर के खुलिये भी मौजूद होते हैं, और मरीज़ मौत के बिल्कुल करीब पहुंचता है और दिल उसका बिल्कुल बातिल हो जाता है अपने काम से। तो हमने क्योंकि कैंसर का हिस्सा भी पढ़ाना है आप लोगों को, तो मैंने ये वर्म और सर्द, यहाँ सिर्फ वर्म के सर्द वर्म को याद रखिएगा, मगर सोजिश और वर्म के मुकम्मल दर्जात में इंशाल्लाह अगले किसी बयान में आपको तफसील से बता देंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि दूधी और नमली आपको सही से समझ आया। नब्ज़े दूधी में बुलंदी होती है मगर कई चालों के साथ, हल्की चौड़ी भी होती है मगर तवातर होती है, जबकि नमली मुकम्मल तवातर, मुकम्मल सगीर छोटी और मुकम्मल तौर पर ज़ौफ़ ख़त्म हो गया है, मरीज़ मौत के दहाने खड़ा है। आप इसको कहीं सरी ना समझ लीजिएगा नब्ज़े नमली को या दूधी को, और सरी समझ के मरीज़ को उल्टी दवाई ना दे दीजिएगा कि मरीज़ आपके गले पड़ता। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपको ज़रूर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मिल गए होंगे। अल्लाह ताला आप उनका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।